हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, हमारा आज का टॉपिक है एचपी फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट। हम इस तरह से कंसेप्ट बिल्ड करेंगे ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सको, बट जो भी एचपी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी आप सॉल्व कर सके। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं आप प्लीज इस क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज आर पब्लिश्ड इन। हिंदी में देखिए, लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों का नाम किस किताब में प्रकाशित होता है। मैं आपको जो ये वीडियो बनाऊंगा वो बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में बनाऊंगा ताकि हिंदी वालों को भी समझ आ जाए और इंग्लिश वालों को भी समझ आ जाए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, पहले आप इंग्लिश में सुनिएगा कि नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज आर पब्लिश्ड इन, कि ऐसे प्लांट स्पीशीज, देखो एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसे प्लांट स्पीशीज जो बिल्कुल खतरे की घंटी पे है या अपने लाइफ की आखिरी उम्मीद जी रहे हैं। समझ रहे हो ना। मानो कोई एक प्लांट की 5 स्पीशीज है ना, उसमें से 4 स्पीशीज मर चुकी है, यानी मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अब बची है एक स्पीशीज, है ना, और वो भी मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो जो ये एक स्पीशीज बची है इसको बोलेंगे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये कैसी है, कमज़ोर है और इकलौती स्पीशीज बची है, इसी को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो किस बुक में पब्लिश की जाती है या किस बुक में लिखा जाता है कि भाई ये स्पीशीज एंडेंजर्ड है, इसको बचाओ, इसको कंजर्व करो, मतलब इसको मरने से बचाओ। वैसे हिंदी में देखिए, लुप्तप्राय है ना, लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों का नाम किस किताब में प्रकाशित होता है। लुप्तप्राय का मतलब एंडेंजर्ड ही है, और एंडेंजर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसी प्रजाति जो अपने लाइफ की आखिरी स्टेज पे हो, है ना, बिल्कुल मरने वाली हो, उनको बोलते हैं हम लुप्तप्राय या एंडेंजर्ड स्पीशीज। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है आपके हरी डाटा किताब में, ग्रीन डाटा बुक में, या रेड डाटा बुक में, है ना, या प्लांट डाटा बुक में, या स्पीशीज डाटा बुक में। जो ये लाल डाटा बुक है, रेड डाटा बुक है, यहाँ पे एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को नोटिस किया जाता है कि भाई ये स्पीशीज एंडेंजर्ड है, इसको मरने से बचाओ, है ना। देखो इस बार तो क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको किस में पब्लिश किया जाता है। अभी आप 2021 में एचपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दोगे तो यहाँ पे ये एज इट एज क्वेश्चन तो नहीं आने का। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा स्विच होके आएगा, थोड़ा चेंज हो गया आएगा, और चेंज क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से इस तरीके से आ सकता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम कैसे रेड डाटा बुक में लिखते हैं और उसको कैसे हम कंजर्व करते हैं, मतलब उसको हम एक्सटिंक्ट होने से कैसे बचाते हैं, मतलब उसको हम मरने से कैसे बचाते हैं, मतलब उसको हम विलुप्त होने से कैसे बचाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, मतलब जो विलुप्त होने वाली स्पीशीज है, हम इसका सीड लेंगे, है ना, इसका हम या तो कोई सीड लेंगे, यानी बीज, सीड मतलब हम इसका बीज लेंगे, है ना, या हम इसका कोई पोलन ग्रेन लेंगे, या हम इसका कोई जीन लेंगे, जीन मतलब इसका अंश लेंगे। तो उस सीड और जीन को हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, है ना। या इस सीड या जीन को हम पीसीआर में बहुत सारा रेप्लिकेशन करेंगे। पीसीआर स्टूडेंट्स एक मशीन होती है, पीसीआर आपने कोरोना काल में सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका काम क्या होता है, ये एक कॉपी से 1000 ऑफ कॉपी बना सकता है ना। तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, खतरे की घंटी पे है, हम उस स्पीशीज़ के जीन को या उस स्पीशीज़ के एक सीड से 1000 सीड बना सकते हैं, और जो स्पीशीज़ मरने वाली थी हम इस 1000 सीड से दोबारा 1000 पौधे लगाएंगे। फिर से क्या होगा, ये स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड से बाहर आ जाएंगे, और हम रेड डाटा बुक में नोटिस भी कर देंगे कि जो ये स्पीशीज़ है ये एंडेंजर्ड थी, खतरे की घंटी में थी। अब मानो कि ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है
ये विलुप्त हो जाए, है ना, और हमारे पास सीड और जीन इसका जो है वो प्रिजर्व हो, तो हमारा क्या बेनिफिट होगा, हम इस सीड और जीन से इवोल्यूशन चेक कर सकते हैं, मतलब क्या चेंज आया। अगर 10 साल पहले ये स्पीशीज में इस टाइप का सीड था, इस टाइप की जीन थी, तो 10 साल बाद क्या चेंजिंग आई। तो ये बेनिफिट होता है रेड डाटा बुक का, इससे हम इवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बना आपका, सेकंड आपका ये बना, हम एंडेंजर से हम स्पीशीज को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में 50 क्वेश्चंस कराए हुए, मैंने वो कम से कम 1.25 घंटे की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कराए हैं, और 50 क्वेश्चंस मतलब कि 50 कंसेप्ट, है ना। आप अगर वो 50 क्वेश्चंस वो वीडियो देखोगे तो आपके 50 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपके 50 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आई गारंटीड स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में, स्पेशली जो HP फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम है, इसमें से आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पार्ट से आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सिर्फ एक वीडियो देख के। आज की वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से भी आप कम से कम आपको 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन 2 ही वीडियो में कवर करा रहा हूँ मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा। अगर आपका प्यार मिलता रहे, आपके लाइक मिलते रहे, अगर आप वीडियो शेयर करते रहेंगे, तो फिर मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा और साइंस के फील्ड से कंप्लीट करा दूंगा आपको, फिर इंग्लिश कराऊंगा, फिर जीके कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ चिपको मूवमेंट, या आप इसको बोलो चिपको आंदोलन। हिंदी वाले देखिएगा, चिपको आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था। एम मतलब लक्ष्य, है ना, क्या लक्ष्य था स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सुना है चिपको आंदोलन क्यों हुआ। स्टूडेंट्स, चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, एक्चुअल में क्या हो रहा था कि एक टाइम ऐसा आया है या ऐसा आया था जब जो लोग हैं वो प्लांट्स को काटे जा रहे थे, या गवर्नमेंट है वो मतलब प्लांट्स को काटे जा रहे थे इंडस्ट्री बनाने के लिए, है ना, इंडस्ट्री बनाने के लिए वो फॉरेस्ट को कट कर रहे थे। फिर क्या किया चिपको आंदोलन के थ्रू, मतलब सबसे पहले ये उत्तराखंड में हुआ। पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा, उत्तराखंड में ये स्टार्ट हुआ था। देखो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था इसका, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इसका आंसर ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ सकता है कि चिपको आंदोलन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ। ये उत्तराखंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। फिर आपसे पूछा जा सकता है उसके बाद कहाँ स्टार्ट हुआ। उसके बाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ। हुआ क्या इसमें क्या हुआ, मानो ये एक यहाँ पे प्लांट है, ये क्या है, ये प्लांट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या किया कि महिलाओं ने पहले, या किसी एक पुरुष ने एक चेन बनाई। चेन मतलब इस तरह से एक दूसरे के हाथ पकड़े और प्लांट के चारों तरफ से लिपट गए। प्लांट के चारों तरफ से लिपट गए और बोला कि अगर पौधे को काटना है पहले हमें काटो, तब जाके पौधे को काटना, है ना। ये देखो, अगर पौधे के चारों तरफ लिपटे होंगे तो जो काटने वाले इंसान है, मनुष्य है, वो पौधे को नहीं काट पाएगी, क्योंकि उस पौधों के बाहर मनुष्य ने एक चेन बनाई थी। यही हुआ था चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट, जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में आपने देखा कि मानव अधिकार, खेती का बचाव, या राजनीतिक अधिकार, या वनों का बचाव। वनों के बचाव के लिए जो है ये चिपको आंदोलन किया गया था। ठीक है, सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवरग्रीन ट्री। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सदाबहार है। एवरग्रीन ट्री कौन सा है। सदाबहार और एवरग्रीन ट्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स। सदाबहार और एवरग्रीन ट्री का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट जो कभी भी पतझड़ ना शो करते हो, मतलब डेसिडियस शो नहीं करते हैं, मतलब जिनके पत्ते कभी नहीं गिरते हैं, एज इट एज रहते हैं, मतलब 12 के 12 महीने बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, उनको बोलते हैं सदाबहार प्लांट और एवरग्रीन प्लांट।
तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में पूछा है आपको एवरग्रीन ट्री कौन सा है इसमें से। स्टूडेंट्स, मेरे तो घर के बाहर ही जो है वो देवदार का जंगल है और मैं देखता हूँ 12 महीने हरियाली। 12 महीने क्या देखता हूँ मैं उनको ग्रीन। 12 महीने अगर मैं उनको ग्रीन देखता हूँ तो मैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज से बोलता हूँ कि देवदार ही एक ऐसा प्लांट है जिसको आप सिट्रस भी बोल सकते हैं, है ना, कि ऐसा प्लांट है जो एवरग्रीन रहता है। ठीक है, जो आपका दरेक है ये भी जो है वो पतझड़ शो करता है। डेसिडियस इसमें भी सीजन आता है। शीशम भी पतझड़ शो करता है। सिंबल भी पतझड़ शो करता है। इकलौता जो देवदार है वो पतझड़ शो नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन तो आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ सकता है इसी कंसेप्ट से, वो क्वेश्चन बनता है कि एवरग्रीन ट्री कौन सा होता है। मैंने आपको बोल दिया एवरग्रीन ऐसे ट्री होते हैं जो कभी भी पतझड़ शो नहीं करते हैं, बिल्कुल 12 महीने, है ना, 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन हरे भरे रहते हैं, उनको बोलते हैं हम एवरग्रीन ट्री। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है मुझे आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो वनों से नहीं निकलता है ना। अब देखो गोंद, आपने देखा होगा, ये देवदार, है ना, आपने देखा होगा पाइनस, पाइनस मतलब चील देखोगे आपने, उनमें जो है वो बहुत सारा गम निकलता है। रेजिन भी पाइनस में बहुत ज़्यादा निकलता है। गम ज़्यादातर जो है देवदार में निकलता है और रेजिन जो है वो पाइनस से निकलता है। ठीक है, फिर रहा आपका प्लेवुड। प्लेवुड जो है स्टूडेंट्स, ये तो मतलब आप मानो कि सॉरी प्लाईवुड, है ना, प्लाईवुड तो आप मानो कि शीशम के पौधे से निकलता है, बहुत सही, है ना। और आप अदर टिम्बर यील्डिंग प्लांट बोल सकते हैं जिससे भी प्लाईवुड निकलते हैं। इकलौता एक केरोसिन है जो कि एक फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है? ये तो एक फॉसिल है। फॉसिल भी कैसा है? फॉसिल ऑयल है ये, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा इससे? हमने सीखा आंसर तो है सी, केरोसिन एक फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है। बट जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है वो कैसा आ सकता है, क्या पता रिपीट भी हो जाए एज इट इज। बट अगर रिपीट नहीं हुआ तो हमने तो आगे का सोचना है ना। अगर रिपीट नहीं हुआ तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि गम किस प्लांट का प्रोडक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बोल दिया देवदार, और देवदार का साइंटिफिक नेम है सिड्रस। सिड्रस, ठीक है, देवदार का साइंटिफिक नेम है सिड्रस। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आपका रेजिन। रेजिन किस पौधे का प्रोडक्ट है? स्टूडेंट्स, रेजिन है आपके पाइनस का प्रोडक्ट। पाइनस रॉक्सबर्गाई, बहुत सारी स्पीशीज होती है, पाइनस वॉलिचियाना, बट आपने जस्ट पाइनस याद रखना है और हिंदी में आपने चील याद रखना है, चील का पेड़। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको जो प्लाईवुड बोला, प्लाईवुड आपने याद रखना है शीशम। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको फ्रेम किया जा सकता है। सो नेक्स्ट है आपका एनिमल फिजियो से क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाउमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन, कि हिंदी में देखो वोमेन, ऐसे वोमेन नहीं है, आप इसको पढ़ते हैं वोमेन। ठीक है, वोमेन संपुट निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? थोड़ा स्टूडेंट्स अगर हिंदी पढ़ने में दिक्कत आई मुझे तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़ा हिंदी मतलब ये है कि मतलब वो 10th के बाद जो है वो साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है हिंदी पढ़ने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है, हिंदी आराम से हम खुशहाल तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना, ये तो हमारी एक मातृभाषा है। सो जो वोमेन संपुट है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? क्या ये छोटी आंत में पाया जाता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में? क्या ये आपका वृक्क में पाया जाता है यानी किडनी में? क्या ये मस्तिष्क में पाया जाता है यानी ब्रेन में? क्या ये हार्ट में पाया जाता है? देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास टाइम होता मैं आपको डिटेल में समझाता कि ये कहाँ और क्यों पाया जाता है, बट हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है हमें करना होता है 40 सेकंड में एक क्वेश्चन, है ना, तो हमारे को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को जो है वो जस्ट पता होना चाहिए क्या कहाँ पाया जाता है। बाउमेन जो है वो किडनी में पाया जाता है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि बाउमेंस किस शेप का होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ बाउमेंस का तो इस तरह से होता है, इस तरह से, लाइक दिस कप शेप। मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है अभी जो आपका एग्जाम होगा एचपी फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ पूछ लिया जाए शेप ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, या हिंदी में आपको पूछ लिया जाए कि वोमेन संपुट का चित्र कैसा होता है, तो उनका होता है कप शेप, या आकार कैसा होता है, कप शेप उनका आकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसका काम क्या होता है बाउमेंस कैप्सूल का। इसका काम होता है फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए मतलब छानने के लिए। छानना किसका, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, मतलब उसमें जो ब्लड जो है वो पूरे बॉडी से गंदे सब्सटेंस ले आती है, उसको फिल्ट्रेट करता है और किडनी से आगे वो यूट्रस में या इंटेस्टाइन में सेंड करता है उन गंदे सब्सटेंस को, और ब्लड को जो है फिर से थ्रू आउट द बॉडी भेजते हैं। तो ये हमने देखा इस बाउमेन से अगली बार के क्वेश्चन, एक फिल्ट्रेशन और एक कप शेप। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हिंदी वाले देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। देखो अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बोलूँ तो इसका डायरेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ठीक है। और आपने अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो कंसेप्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपको पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक क्वेश्चन तो आपका ये आ गया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कि रूम टेम्परेचर में और कौन चीज़ है जो लिक्विड अवस्था में हो सकता है ब्रोमीन के अलावा। यहाँ पे इस बार ब्रोमीन का ऑप्शन दिया हुआ है। और स्टूडेंट मरकरी, डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चन को रट लो, याद कर लो। ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। सो देखो आपका यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर, कि ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं। हरे पौधे पोषण के विषय में क्या समाचार है। मतलब कि जो हरे पौधे होते हैं वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। क्या हम उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, क्या उनको हम मृतजीवी बोलते हैं यानी सैप्रोफाइट, क्या उनको हम बहुपोषी बोलते हैं, क्या उनको हम परिजीवी बोलते हैं, पैरासाइट। देखो वैसे तो ये सभी को पता होना चाहिए कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब देखो, ऑटो मीन्स, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ का मतलब है ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब है भोजन। मैं हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पे भोजन। ट्रॉफिक का मतलब है भोजन और सेल्फ का मतलब है खुद, अपनी तरह। ठीक है। सो इसका टोटल मीनिंग क्या बना, इसका होल मीनिंग बना कि ऑटोट्रॉफ मीन्स कि प्लांट के पास एबिलिटी होती है अपने आप ही भोजन बनाने की। किसमें, कैसे बनाता है प्लांट, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो प्लांट अपना भोजन बनाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसके कंसेप्ट में जा रहा हूँ मैं। फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट के प्रेजेंस में। लाइट के प्रेजेंस में होती है फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है। देखो जो प्लांट है, देखो मैं आपको फिर से एक प्लांट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये प्लांट है और ये प्लांट की मैंने आपको एक पत्ती बनाई है यहाँ पर। ठीक है। मैंने आपको प्लांट की पत्ती बनाई है। अब पत्ती के पास जो डिफरेंट काइंड के सेल होते हैं, स्पेशली मेसोफिल सेल। अगर याद रखना है तो रखो, टफ लग रहा है तो इसको छोड़ो। ठीक है। मेसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। मतलब इन पत्तों के अंदर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा इरेज करके बनाता हूँ। इन पत्तों के अंदर स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। और जो वो क्लोरोप्लास्ट है, देखो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे, इसके अंदर इस तरह से होगा क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होगा,
क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। यहाँ से लाइट पड़ी, मैंने यहाँ पे सन बनाया है, समझना अच्छे से आप। सन से लाइट पड़ी पौधे पे, कहाँ पड़ी? पौधे के क्लोरोप्लास्ट में लाइट पड़ी, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी पानी है, यानी वाटर है, जितना भी पानी है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मिलके ग्लूकोज बनाएगा। मैं इसको फिर से रिवाइज करके बनाता हूँ कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी पानी है, वो आगे जाके ग्लूकोज बनाएगा, है ना। ग्लूकोज बनाएगा किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना? एक तो ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। सेकंड थिंग, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ क्यों होते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आगे मिलके ग्लूकोज बनाता है। देखो इतने क्वेश्चन बने यहाँ से, आप प्लीज ये क्वेश्चन जो नोट डाउन करना, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी क्वेश्चन से देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन और बता दिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एचपी फॉरेस्ट गार्ड या एचपी पुलिस या कोई भी अदर स्टेट की पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, वहाँ पे जो है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार आर्मी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है हमारा, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इट इज। हिंदी में समझिएगा, हिंदी वाला देखिएगा स्टूडेंट्स, कि हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या ये संकलन है? क्या ये प्रतिस्थापन है? क्या ये अपघटन है? क्या ये अपचयन है? ये कैसी है? ये है संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। देखो आप समझना अच्छे से, जो वेजिटेबल ऑयल है, ये अगली बार के लिए क्वेश्चन है। यहाँ तो आंसर आपको लग गया पता कि एडिशन रिएक्शन है। जब वेजिटेबल ऑयल में बहुत सारे फैटी एसिड ऐड हो गए, है ना, वेजिटेबल ऑयल में बहुत सारे फैटी एसिड ऐड हो गए तो वेजिटेबल घी बनाएगा, मतलब ऐड हो गए। अगर ऐड हो गए तो रिएक्शन कैसी है? एडिशन रिएक्शन है। यहाँ से आपको पता लग गया। अब अगली बार का क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, कि जो वेजिटेबल ऑयल है इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब आपने सुना होगा मिरिस्टिक एसिड, है ना, आपने सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे और भी एसिड है, लॉरिक एसिड, है ना, पाल्मिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ओलोइक एसिड। ये आपने नहीं देना ध्यान, आपने जस्ट इतना ध्यान देना है कि वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये आपस में ढंग से जो है वो जुड़ नहीं सकते। अगर ये जुड़ नहीं सकते तो ऑयल कैसा होता है आपका? ऑयल होता है आपका लिक्विड, है ना, लिक्विड होता है ऑयल। और ऑयल के कंपेयर में घी कैसा होता है? सॉलिड। घी कैसा होता है? सॉलिड होता है ऑयल के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये कन्वर्ट हो गए सैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया कि जो ऑयल में है वो USFA पाए जाते हैं और वेजिटेबल घी में SFA पाए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इफ ए हाइड्रोकार्बन हैज ए ट्रिपल बॉन्ड इट इज। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध है तो इसे क्या कहते हैं? यस, बॉन्ड को आबंध कहते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें सिंगल आबंध पाया जाता है, डबल आबंध पाए जाते हैं, ट्रिपल आबंध भी पाए जाते हैं। सो यदि किसी हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है तो इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एल्केलाइन। ये क्वेश्चन तो आ गया, अब ये तो नहीं रहा आने का। अब अगली बार कैसा आ सकता है? अगर किसी में 2 आबंध हो, यहाँ तो 3 आबंध की बात की है, अगर किसी में 2 आबंध हो तो उसको बोलते हैं हम एल्केलिन, यानी डबल बॉन्ड हो। अगर किसी में सिंगल आबंध हो तो उसको बोलते हैं हम एल्केन। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं हम एल्केन, ठीक है।
सिंगल आबंत को हम बोलते हैं एल्केन, डबल आबंत को हम बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल आबंत को हम बोलते हैं एल्केलाइन। तो अगली बार ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बनाया है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। एक बार क्या करना है आपने, जहाँ जहाँ मैं टिक मार्क कर रहा हूँ वो आपने याद कर लेना है। वेट ऑफ लीवर कितना होता है ये आपने याद कर लेना है। किडनी का वेट कितना होता है, ठीक है, ये भी याद कर लेना है। नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर ये याद कर लेना है, ठीक है। और आपने याद करना है पीएच ऑफ सलाइवा और पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, पीएच ऑफ ड्यूडेनियम क्या होता है। देखो सलाइवा आपको पता है कि जो मुंह में जो लार निकलती है वो सलाइवा है ना, वैसे एक गैस्ट्रिक जूस है जो स्टोमक में बनता है वो गैस्ट्रिक जूस है। ड्यूडेनियम क्या होता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच इस तरह का लिंक होता है, उसको बोलते हैं हम ड्यूडेनियम। जो फूड जो भोजन स्टोमक में है वो ट्रांसफर होता है इंटेस्टाइन के लिए यानी आंतड़ियों के लिए ड्यूडेनियम के थ्रू, ठीक है। सो ड्यूडेनियम का पीएच आपने याद करना है और आपने यूरिन का पीएच याद करना है और इतना आपके लिए काफ़ी है इस चार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट मैंने आपके लिए और बनाया है, ये आपने फुल फॉर्म याद कर लेनी है। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। वैसे आईसीजेडएन की भी आपने याद करनी है, एनबीआरआई, सीडीआरआई और आपने याद करना है यहाँ पे टीएसएच, एसीटीएच, T3, T4 है ना, ग्लोमेरुलस यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये भी याद करना है। ये भी पीपीएलओ भी आपने याद करना है। इस तरह से फुल फॉर्म भी आपने याद करनी है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये मुझे एक्चुअली ओनली इंग्लिश में मिले हैं इनका कंटेंट, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश भी ज़रूर करूँगा। पहला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द वन महोत्सव इन इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, के.एम. मुंशी ने स्टार्ट किया था। कब किया था, 1950 में। देखो ये क्वेश्चन आपको आ गया कि के.एम. मुंशी ने स्टार्ट किया था वन महोत्सव। और वन महोत्सव क्या होता है स्टूडेंट्स, वन महोत्सव का मतलब जस्ट इतना है कि वनों को काटने से बचाओ, वनों को बर्बाद होने से बचाओ, वनों मतलब प्लांट्स, और वनों का अधिक से अधिक ग्रो कराओ, मतलब उनको ग्रो कराओ, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वनों को अधिक से अधिक लगाओ, ये ध्यान रखो, वनों को अधिक से अधिक लगाओ, ये मतलब होता है वन महोत्सव का। और वन महोत्सव जो के.एम. मुंशी ने स्टार्ट किया था, जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगली एग्जाम में, अभी इस बार जो एग्जाम होने वाला है एचपी फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें क्या पूछा जा सकता है, उसमें पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट हुआ ये हुआ 1950 में, और किसके बीच होता है, ये होता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। ये लाइन आपने याद करनी है, ठीक है, ये लाइन आपने यहाँ पे याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच मूवमेंट वॉज मेड टू स्टॉप कटिंग द फॉरेस्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता गया, चिपको मूवमेंट है ना, किसने किया सबसे पहले स्टार्ट। देखो हमने पढ़ लिया चिपको मूवमेंट का एम क्या है, हमने वो देख लिया, चिपको मूवमेंट क्या होता है हमने देख लिया। अब इस बार हो सकता है अगली बार आपसे पूछ लिया जाए चिपको मूवमेंट सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। वो किया आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने सबसे पहले स्टार्ट किया 1970 में, उत्तराखंड में। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना, उत्तराखंड में सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट हुई। नेक्स्ट आता है आपका, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट के पिता कौन कहलाते हैं, है ना, इंडियन फॉरेस्ट के पिता कहलाते हैं सर डाइट्रिच ब्रेंडिस। ये तो आपको याद करना है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ऑफ वर्ल्ड। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किसके पास है स्टूडेंट्स, मतलब रशिया। ये वर्ल्ड की बात करिए, पूरे संसार में लार्जेस्ट जो जंगल का एरिया है वो रशिया कंट्री के पास है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने याद करना है, हिमाचल में कितना एरिया है ना, हाँ फॉरेस्ट का, वो भी आपने याद रखना है। व्हेन डे इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है वो कब मनाया जाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, जंगल का दिन कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 21 मार्च को। ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ 90% एरिया अंडर द फॉरेस्ट। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास 90% एरिया है
फॉरेस्ट के अंडर, वो है मिजोरम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको पूछ लिया गया है। हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि मिजोरम के अंदर कितना एरिया है फॉरेस्ट का, तो आपको याद होना चाहिए, याद रखना आपने अभी से 5641 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो मिजोरम के अंदर वो फॉरेस्ट का एरिया है, ये आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो ये 90% एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बेम्बू को उगाया जाता है। किसको? बेम्बू को यहाँ पे ज़्यादातर उगाया जाता है। और अगर हम एग्जैक्ट बात करते हैं कि कितना एरिया है मिजोरम के अंदर, 90% तो ओवरऑल है, एग्जैक्ट है 86.49%। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। देखो मैंने इस क्वेश्चन के पीछे आपको 3 क्वेश्चन और बता दिए जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो एरिया है वो किसके पास है? वो मध्य प्रदेश के पास। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि लोएस्ट एरिया किसके अंडर है, वो है हरियाणा स्टेट के पास। ये भी आपने याद रखना है। व्हेन वॉज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई? वो की गई आपके 1952 में। कब की गई? 1952 में। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जाए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का काम क्या होता है, कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का क्या काम होता है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। तो आपने इसमें बताना है स्टूडेंट्स कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का काम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, मतलब बर्बाद होने से बचाना, है ना। प्रोटेक्शन, मतलब अगर कोई जंगल काटने वाला है उनसे बचाना, ग्रेजिंग से बचाना, मतलब पशु पक्षी को चरने से बचाना। और कंजर्व मतलब कोई स्पीशीज अगर एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे की घंटी पे है, उसको बचाना। ठीक है, इस तरह से। और मैनेजमेंट, 3 चीज़ें है। थर्ड है मैनेजमेंट, ये काम है किसका? ये काम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का, जो आपने देखा स्टूडेंट्स, और आपको समझ भी ये चीज़ आ गया होगा। एक क्वेश्चन से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन और बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया। डायरेक्ट है 21.67%। ये बोल रहा है कि जो इंडिया का फॉरेस्ट है उसने कितनी परसेंटेज लैंड कवर की है ना, मतलब पूरे इंडिया में फॉरेस्ट ने कितना परसेंटेज जो है वो धरती यूज़ की है, ये मतलब बना इसका। तो हमने बताया 21.67%। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द NFP 1988 हाउ मच परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू हैव फॉरेस्ट। 1998 में जो NPA के अकॉर्डिंग था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज होनी चाहिए फॉरेस्ट में वो होनी चाहिए 33%। बट क्या हुआ, लोगों ने जगह घेरनी स्टार्ट कर दी, लोगों ने वहाँ पे उस जगह में जो है अपना कारोबार, इंडस्ट्री बनाई, बगीचे बनाए, है ना, घर बनाए। तो इससे क्या होगा, परसेंटेज जो है यहाँ पे घट के आ गई, है ना, 33 से 21 पे घट के आ गई। तो ये चीज़ थी जो आपने यहाँ पे सीखा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा और आपको ये कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा। आपको इसमें इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा ही सिंपल है और मैंने और सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए कुछ, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे। अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है, कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले भी बता दिया था। रिगार्डिंग क्वेश्चन मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है ना। 9050032252। किसी को नोट्स चाहिए होंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ रहा है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और किसी ने कोई राय बतानी हो कि आप इस चीज़ पे इम्प्रूव कर सकते हैं या आप यहाँ से क्वेश्चन उठाए या आप ये क्वेश्चन समझाए, जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, मैं उसका लिंक भी यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा यहाँ से। तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को भी ज़रूर विजिट करना है। और अगर आपको कंटेंट सही लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है
और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच।